Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 5th of June 2021. तो 5 जून 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो हमारी रिवीजन सीरीज़ है वो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो। इसके अलावा जो डेली न्यूज़ का प्लान है वो भी हमने एक्टिवेट कर दिया है एंड द न्यूज़ की जो नोट्स है, एडिटोरियल्स की जो नोट्स हैं, वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो नीचे लिंक्स में से आप जा करके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देना है। पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज इनिशिएटिव। अब ये एक इनिशिएटिव नया स्टार्ट किया गया है, नाम है इसका सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव। इसके लिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट एम्स टू सेलेक्ट सपोर्ट एंड क्रिएट वन स्टॉप एक्सेस ऑफ एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय क्रेडिबल स्टार्टअप्स। ये स्टेटमेंट 1 है। दूसरा स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर इनेबलिंग द elderly to access the products through these identified startups। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डाविंची प्लस मिशन। डाविंची प्लस मिशन के रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वीनस's कंपोजिशन टू एनालाइज द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट। सेकंड कह रहा है, इट विल ट्राई टू रिटर्न द फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स ऑफ अ जियोलॉजिकल फीचर दैट इज यूनिक टू वीनस। तीसरा है, इट विल ऑल्सो डिटरमाइन इफेक्टिव वॉल्केनोज आर रिलीजिंग वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है? 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2 and 3? तीसरा सवाल है, रेड टूरिज्म इज बीइंग प्रमोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इनमें से कौन सी कंट्री ने रेड टूरिज्म प्रमोट किया है? ऑप्शंस आर बांग्लादेश, फिलीपींस, चाइना या जापान। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स। आप इसका आंसर करिए, एंड में मैं आपको वीडियो में आंसर बता दूंगा। कल एक सवाल पे ज़रूर डाउट था आप लोग को, मैं उसका आंसर बता दूं। देखो, कल एक क्वेश्चन मैंने पूछा था जिसमें अपन ने बात की थी ऑयल्स और क्लोरीनेशन वाली बात की थी, है ना, जो अभी रिसेंटली ICMR CSIR की लैब है NCL करके, उसने वो मेथड डेवलप किया है। तो वो एक स्टेटमेंट था, तो इसलिए स्टेटमेंट दैट वाज रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट उसमें कह रहा था कि इसमें क्लोरीनेशन का यूज़ किया जाता है, तो वो भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें अपना ऑयल्स का, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल ऑयल्स का यूज़ किया जाता है, जिसके यूज़ से फिर वो उसको प्योरीफाई करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करते हैं। तो उसमें दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। कई लोगों ने केवल ए को किया था, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो मतलब उसका कोई स्टेटमेंट उसमें करेक्ट नहीं था कल के उस क्वेश्चन में। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, दैट वाज द आंसर, है ना। कल कई लोगों ने गलत किया था, तो मैंने सोचा कि आज आपको बता दूं, ठीक है। लेट्स मूव टू द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, द एफर्ट्स टू सेव द एनवायरनमेंट नीड्स टू बी इनहैंस्ड एंड फास्ट ट्रैक्ड सिंस द टिकर इज मूविंग प्रीटी फास्ट। द एफर्ट्स टू सेव द एनवायरनमेंट नीड्स टू बी इनहैंस्ड एंड फास्ट ट्रैक्ड, है ना। कल अगर आपको आंसर पढ़ना था, आई थिंक मोहम्मद सादिक का काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर था, पूरे पॉइंट्स उसमें मेंशन थे। मोहम्मद सादिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन सी दैट आंसर। कल के क्वेश्चन, कल के उसमें काफ़ी डिटेल्ड आंसर था और उसमें सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ना। दैट वाज अ वेरी गुड एफर्ट, तो आप लोग देख सकते हैं। Now the efforts to save the environment needs to be enhanced and fast tracked since the ticker is moving pretty fast. What can be done? तो आज का सवाल है कि जो टिकर है, जो टाइमर है, वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी मूव कर रहा है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इस टाइम जो बीतता जा रहा है इसमें जल्दी से जल्दी हमको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो उसी के ऊपर है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इंट्रो देना है, एंड फिर क्या करना चाहिए और क्या अभी तक हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देनी पड़ेगी। तो लेट्स सी कि क्या आप लोग लिखते हैं। मूव करते आगे न्यूज़ आइटम्स ऑफ द डे की तरफ। तो पहली जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है वो अभी 4 जून को ऑर्गेनाइज किया गया था। चूंकि आज 5 जून है, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, आप सबको पता होना चाहिए, दिस इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आज आप सभी लोग एक काम कर सकते हो, भले ही वो बहुत ही सिंबॉलिक जेस्चर रहेगा, लेकिन ऑल यू कैन डू इज दैट जस्ट प्लांट 1 ट्री, है ना। मैंने अभी, मुझे याद है कि 3 साल पहले ऑफिस में ही अपने एक छोटा सा, बहुत छोटे से 2-3 पेड़ लगाए थे, एंड नाउ आज अगर मैं उनको देखता हूँ तो काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं। तो दैट गिव्स इमेंस प्लेजर, बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है इस चीज़ को देख के। तो अभी आप भले ही सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में, बट यू कैन डू दैट थिंग, दैट एक्टिविटी, यू कैन प्लांट अ ट्री, है ना।
तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ कल, है ना। अब वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज कौन करता है? लेट मी टेल यू दैट। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज करता है टेरी, यानी कि याद रखिएगा टेरी, TERI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडिया में है, वही इसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है ना। अब इसमें इस मिशन इस समिट के दौरान मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी वहाँ पे थे। ही एड्रेस द समिट एंड उन्होंने इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और टेक्नोलॉजीज, जो वाटर यूज हैबिट्स हैं किस तरीके से चेंज हो रही हैं, इन सब के ऊपर डिस्कशन किया। एंड इस बार की जो थीम थी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 की जो थीम थी वो थी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, दिस वाज द थीम। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? तेरी ने, यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने। याद रखिएगा, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इसने ऑर्गेनाइज किया था। एंड इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, नोबल लॉरिएट्स, डिसीजन मेकर्स, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स, ये सभी लोग यहाँ पर सम्मिलित होते हैं इन दिस समिट, ठीक है ना, उसको याद रखिएगा। अगली न्यूज है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 नई केव्स ढूंढी हैं इन द बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स इन नासिक महाराष्ट्र। तो नासिक महाराष्ट्र में एक बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स है, उस केव कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 3 और नई केव्स ढूंढी गई हैं, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नासिक महाराष्ट्र में जो बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स है उसमें 3 नई केव्स ढूंढी हैं, ठीक है ना। अभी जो केव कॉम्प्लेक्स वहां पे ऑलरेडी है उसको हम बोलते हैं त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव्स, त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव्स, या फिर उनको पांडवलेनी कहते हैं, पांडवलेनी। दिस इज ऑन अ हिल इन नासिक, याद रखिएगा, पांडवलेनी बोलते हैं, पांडवलेनी केव कॉम्प्लेक्स, या फिर उसको पहले क्या कहा जाता था? त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव्स। अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव्स का नया नाम क्या है तो पांडवलेनी लिखिएगा, और यह है कहाँ पे? तो नासिक में है, ठीक है ना। तो पांडवलेनी केव्स वर अर्लियर नोन एज द त्रिरश्मि केव्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड दीज केव्स आर अ ग्रुप ऑफ 25 caves carved out of Trishmi Hill between 2nd century BC and 6th century AD। तो 2nd century BC से लेके 6th century AD तक ये लगभग 25 caves हैं which were carved out of the Pandolani and Trishmi। तो इस cave complex में 3 नई caves का मिलना हुआ है अभी। So that is the thing which is important। एंड दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ द केव, जो ये त्रिरश्मि केव कॉम्प्लेक्स या फिर पांडवलेनी केव कॉम्प्लेक्स है, दिस वाज डॉक्यूमेंटेड इन 1823 बाय कैप्टन जेम्स डेलामाइन। तो याद रखिएगा, कैप्टन जेम्स डेलामाइन जो थे 1823 में उन्होंने इसको डॉक्यूमेंटेशन किया था इस केव कॉम्प्लेक्स का। ASI का आप सबको पता होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। 1861 में ये फॉर्मली बना था, अगर इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन पूछा जाए तो 1861 में ये बना था। और अलेक्जेंडर कनिंघम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर, अलेक्जेंडर कनिंघम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर, और उन्होंने फॉर्मेशन करवाया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगली न्यूज़ है सेज प्रोग्राम के रिगार्डिंग, जो मैंने आज क्वेश्चन भी पूछा है। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर, यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है ये सेज, यानी कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन प्रोजेक्ट। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अब इसमें होगा क्या? तो ये जो प्रोग्राम है सेज प्रोग्राम, इसके अंतर्गत दिस इज टू प्रोवाइड सेलेक्टेड सपोर्ट केयर एंड क्रिएट वन स्टॉप एक्सेस ऑफ एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स। तो मतलब एल्डरली केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका वन स्टॉप एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा by providing access to credible startups। तो क्रेडिबल स्टार्टअप्स हैं ऐसे स्टार्टअप्स जो कि एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं या एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स को एल्डर्स तक पहुंचाते हैं। उन सबको जोड़ने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए सेज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। दिस इज टू सेलेक्ट, सपोर्ट एंड क्रिएट वन स्टॉप एक्सेस ऑफ एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स। एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स का वन स्टॉप एक्सेस बनाया जाएगा एंड द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय क्रेडिबल स्टार्टअप्स। तो क्रेडिबल स्टार्टअप्स जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। अगली न्यूज़ है ईगल एक्ट। ईगल एक्ट 2021 क्या है? सबसे पहली बात तो अगर आपसे पूछा जाए कि ईगल एक्ट कौन सी कंट्री में है, तो सबसे पहले आपको यूएसए याद रखना, अमेरिका में है। ईगल एक्ट का फुल फॉर्म है इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट
नाउ ये जो ईगल एक्ट है इट प्रपोजेस टू फेज आउट द लिमिट ऑफ 7% पर कंट्री ऑन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट वीजा। तो अभी क्या है, वहां पे लिमिट लगी हुई है, 7% की लिमिट लगी है, 7% पर कंट्री, 7% पर कंट्री ऑन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट वीजा। तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो वीजा होता है उस पर 7% की लिमिट लगी हुई है। बट जो ईगल एक्ट है वो इस लिमिट को हटाना चाहता है, इट वांट टू फेज आउट। इसका भला किसको होगा, किसका बेनिफिट मिलेगा? इंडिया के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग वहां पर वेट कर रहे हैं ग्रीन कार्ड का, है ना, तो उन लोग को बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। तो दैट इज द थिंग। इट ऑल्सो सीक्स टू रेज 7% पर कंट्री लिमिट टू 15% ऑन फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजा। तो ये बेसिकली इन्होंने 7% से बढ़ा करके 15% की बात भी की है, ठीक है ना। तो लिमिट को फेज आउट करने की बात की जा रही है। तो आई थिंक यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज आइटम्स, आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द मैप ऑफ द डे। अब आज का जो मैप मैंने लिया है वो स्कॉटलैंड का लिया। बेसिकली आपको सिर्फ स्कॉटलैंड दिखाना था मुझे, बट स्कॉटलैंड अगर अपन देखेंगे तो बता दूं मैं आपको, स्कॉटलैंड जो यूके का पार्ट है, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, आप सबको पता होना चाहिए ये चीज़। अब यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो इधर नदर्न आयरलैंड भी आएगा, यहाँ पे इंग्लैंड वाला पार्ट भी आएगा, फिर ये वेल्स वाला पार्ट भी आता है, इसके नीचे है यहाँ पे स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड और यहाँ पे इंग्लैंड वाला पार्ट। ये सारी चीज़ें यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर आपको इंग्लैंड वाला पार्ट है, ये नीचे इधर साइड ब्रिटेन वाला पार्ट, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये स्कॉटलैंड का पार्ट है, ठीक है ना। दिस इज द पार्ट वेयर स्कॉटलैंड एक्चुअली लाइजेस। इसके आप यहाँ पे देख लीजिए। अब इस स्कॉटलैंड के कुछ कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसको टच करता है। जैसे यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन आपको याद रखना है। देन स्कॉटलैंड के टॉप में इधर साइड आपको नॉर्थ सी दिख रहा होगा, दैट इज द नॉर्थ सी वाला पोर्शन, ये नॉर्थ सी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। फिर ऑर्कनी आइलैंड्स, ऑर्कनी आइलैंड्स जस्ट ऊपर आपको दिख रहेंगे। यहाँ पे शेटलैंड आइलैंड दिख रहा होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है इनकी लोकेशंस भी, ऑर्कनी आइलैंड या शेटलैंड आइलैंड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मोरे फर्थ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर। फिर ग्रैम्पियन माउंटेन्स, अगर स्कॉटलैंड के अंदर की बात की जाए तो ग्रैम्पियन माउंटेन्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रैम्पियन माउंटेन्स कहाँ पर है तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रैम्पियन माउंटेन्स आप याद रखिएगा। और यहाँ पे हेब्राइड्स याद रखेगा, इनर हेब्राइड्स एंड आउटर हेब्राइड्स जरूर याद रखेगा, इनर हेब्राइड्स एंड आउटर हेब्राइड्स। और ये कहाँ पर है? सी ऑफ हेब्राइड्स, ये आर्किपेलागो यहाँ पे आइलैंड ग्रुप है, यहाँ पर आप देखिए सी ऑफ हेब्राइड्स हैं, इसमें ये इनर हेब्राइड्स हैं, ये आउटर हेब्राइड्स हैं, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे लोकेटेड स्कॉटलैंड के पास ही, ठीक है ना, इसको आप याद रख सकते हैं। देन यहाँ पर ये अगर देखें आप नॉर्थ चैनल जो यहाँ पे नदर्न आइलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में है, नदर्न आइलैंड और स्कॉटलैंड और इधर साइड से इंग्लैंड और वेल्स वाला पार्ट है, इसके बीच में ही लाई करता है आपका नॉर्थ चैनल। तो अगर आपसे नॉर्थ चैनल कोई पूछता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ चैनल कहाँ पर है, नदर्न आइलैंड, और आपका इधर कौन सा वाला पार्ट है, इधर आपका स्कॉटलैंड का पार्ट है। फिर अगर आपको ये जानना है कि इस बार का जो COP26 है वो कहाँ हो रहा है, तो वो ये ग्लासगो वाले पार्ट में हो रहा है। तो ग्लासगो अपन स्कॉटलैंड लिखते हैं, प्लस ग्लासगो आप यूके भी लिख सकते हो, यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि स्कॉटलैंड खुद यूके का पार्ट है, तो आप लिख सकते हो ना कि ग्लासगो जो है यूके के अंदर आता है। तो ये देखो, ये आपका ग्लासगो वाला पार्ट है, दिस इज द ग्लासगो। और एडिनबर्ग भी यहीं पे लोकेटेड है, एडिनबर्ग यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है ना। तो ये भी आप देख सकते हैं। फोर्ट विलियम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो दिस इज द मैप। स्कॉटलैंड की बेसिक पोजीशन मैंने आपको बता दी है, न्यूज में था इसलिए आपने को जानना जरूरी था। नाउ लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेक्शन। अब आज जो एडिटोरियल है उसमें दोनों एडिटोरियल जो है वो इन्वायरमेंट या बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। पहला एडिटोरियल आप देख सकते हैं, सेविंग बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिंग अर्थ्स फ्यूचर। दूसरा एडिटोरियल है द टाइम टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग अवे। अब इन दोनों आर्टिकल्स को हम एक साथ ही देखेंगे क्या क्या इसमें कहा गया है। सबसे पहले वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है 5 जून को, ये आपको सबको पता होगा। इंडिया ने काफ़ी अच्छे से रिस्पांस दिया है। अगर आपने देखा हो तो 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमने 2030 तक करने का डिटर्मिनेशन रखा है, 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। इसके अलावा अगर आपने देखा हो तो इंटरनेशनल सोलार अलायंस भी हमने बनवाया, इंटरनेशनल सोलार अलायंस हमने बनवाया। इसके अलावा एक और चीज़,
कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, ये भी इंडिया का ही इनिशिएटिव है। कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी, कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जिसमें कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो कि डिजास्टर रेजिलिएंट हो, ये भी इंडिया का ही इनिशिएटिव है। तो इंडिया हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पेरिस एग्रीमेंट एज वेल। तो आप देख सकते हैं कि अगर इंडिया का अलग से कोई रिस्पॉन्स पूछे आपसे तो आप बोल सकते हैं कि इंडिया के जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हैं काफ़ी अच्छे हैं, प्लस 450 गीगावाट बाय 2030 हमने डिसाइड किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलार अलायंस इस्टेब्लिश करने के लिए हमने एफर्ट्स लगाए फ्रांस के साथ मिलकर के। फिर CDRI यानी कि आपका कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया। इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट में काफ़ी अच्छा रोल हमने प्ले किया है, दैट वी हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके अलावा अभी COP26 में जो है उसमें भी UK इंडिया जो है एक मिल करके एक जॉइंट एग्रीमेंट भी देंगे, जॉइंट एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, रोड मैप प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 2030। देख लो, आप लिखा भी है 2030 UK इंडिया रोड मैप टू वर्क क्लोजली टुगेदर ऑन द बेस्ट वेज टू ड्राइव द ग्रीन ग्रोथ एजेंडा। ग्रीन ग्रोथ एजेंडा को बिल्कुल फुलफिल करने के लिए 2030 UK इंडिया रोड मैप भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर के इंडिया के एफर्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। ऑथर ने लेकिन ये कहा है कि 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी तो हमने डिसाइड किया था कि टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड के कम रखेंगे। एम करना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को, 2 डिग्री सेंटीग्रेड के कम रखना है, और एम कितना करना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को एम करना है, ठीक है ना। दैट वाज द टारगेट सेट इन द पेरिस क्लाइमेट डील। ऑथर कह रहे हैं ना कि ये जो टारगेट है अगर इसको पूरा करना है तो इसको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स अभी लगने वाले हैं, क्योंकि अगर आप क्लाइमेट, ये रिपोर्ट आती है द क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के अकॉर्डिंग ये जितना टेम्परेचर आप बोल रहे हैं ना बढ़ने के लिए या रोकने के लिए, ये 2030-2040 तक ही पूरा हो जाएगा, 2040 तक ही पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2030 वाला जो ये डिकेड है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिकेड होने वाला है। इसमें ऑथर ने 4 चीज़ें बताई हैं व्हाट नीड्स टू बी डन। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि सारी कंट्रीज़ को जल्दी से जल्दी क्या करना पड़ेगा, कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव टू अचीव द कार्बन न्यूट्रलिटी बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी, मतलब 2050 तक हमको कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करनी है। कार्बन न्यूट्रलिटी सारी कंट्रीज को, जो मेजर हैं एटलीस्ट उनको तो कर ही लेनी है, ठीक है ना। तो फ्यूचर जो है वो किसका है, लो कार्बन का। तो फर्स्ट एफर्ट क्या होना चाहिए, कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने के लिए। सेकेंड जो ऑथर ने बोला है वो है कि जो लोग हैं, द पीपल, दे शुड बी प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट द पीपल एंड प्रोटेक्ट द नेचर फ्रॉम द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। प्रोटेक्ट करने के लिए हमको, जैसे कि कोरोना पैंडेमिक आया, ठीक है ना, तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, ग्लोबल वार्मिंग के जो डेंजर्स हैं, जहाँ पर भी लोग फंसे हुए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग अगर हुई, मेल्टिंग हुई तो वहाँ पे नुकसान पहुँच सकता है। तो ये सारी चीज़ें से हमको लोगों को बचाना पड़ेगा। तीसरा, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है ताउते साइक्लोन, यास साइक्लोन जब हिट कर गए रिसेंटली, तो हमको ये भी देखना है कि फ्लड डिफेंस सिस्टम हमको स्ट्रॉन्ग करना है, वार्निंग सिस्टम को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है, ताकि जो लॉसेज है उनको मिनिमाइज़ किया जा सके, ठीक है ना, डैमेज को मिनिमाइज़ किया जा सके, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा जो तीसरा ऑथर ने पॉइंट दिया है वो है टू अचीव द $100 बिलियन सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट अचीव करना। तीसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, $100 बिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा था कि हम प्रोवाइड करेंगे पर ईयर, ये अभी तक नहीं मिला है। दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ है। अब आप सारी कंट्रीज़ को बोल रहे हो कि कार्बन न्यूट्रल हो जाओ, अब वो कंट्रीज़ बेचारी क्या करें जो टेक्नोलॉजिकली इतनी साउंड नहीं है, अब वो इतनी साउंड नहीं है टेक्नोलॉजिकली, और आप उनसे मतलब कोशिश करवा रहे हो कि वो मतलब कि कार्बन न्यूट्रलिटी भी अचीव कर लें और उनको टेक्नोलॉजी भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। तो टेक्नोलॉजी तो प्रोवाइड करो ना कम से कम, तभी तो वो कंट्रीज़ कुछ कर पाएंगी। एंड तीसरा ये वाला पॉइंट था कि उनको जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो प्लस जो मॉनेटरी ट्रांसफ़र है वो दोनों किया जाए। चौथा जो पॉइंट ऑथर ने दिया है यहाँ पे वो दिया है वर्क एज अ टीम, मतलब अब ये मोनोलिथ और साइलोस में काम करने से काम नहीं चलेगा। अब काम कैसे चलेगा, अब काम चलेगा आपका कोलैबोरेशन से, कोऑपरेशन से, इन सारी चीज़ों से। तो उसके लिए ऑथर ने कहा है कि एक टीम बन करके आपको काम करना पड़ेगा, सिंगल एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, ठीक है ना। दिस वाज द आर्टिकल। दूसरे में जैसे यहाँ पे ऑथर ने बोला, ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बोला कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए। सबसे पहले ऑथर ने ये कहा कि ये इकोसिस्टम सर्विसेज जो हमको प्रोवाइड करते हैं, मतलब अगर आप देखें इन्वायरमेंट भी हमको इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, एस्थेटिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, टूरिज्म प्रोवाइड करता है, मेडिसिनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बायोडाइवर्सिटी अगर आप देखो तो मेडिसिनल तो प्रोवाइड करता ही है, एस्थेटिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, प्लस इसके अलावा टूरिज्म के लिए बहुत इफेक्टिव है। फिर उसके अलावा आपने देखा होगा कि
मतलब फॉडर के रूप में, मतलब फूड के रूप में, फॉडर के रूप में। इसके अलावा आपको देखोगे एनिमल्स को रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ के बराबर है। दीज आर इक्विवेलेंट टू ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ के ये बराबर हैं। तो ऑथर के अकॉर्डिंग जब ये इतने सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप इनको सेव करें, आप इनको प्रोटेक्ट करें, है ना। दीज आर द थिंग्स विच वी शुड डू। तो ऑथर ने वही कहा है कि हमारी भी ज़रूरत ये है कि हम वेटलैंड्स को, फ्रेश वाटर को, मैरीन लाइफ को, इन सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ ऑथर ने यहाँ पे आगे बात की, अभी जैसे 5 जून है, आज आपका पता है इन्वायरमेंट डे है। इसके अलावा 22 मई को आपको पता होगा कि बायोडाइवर्सिटी डे था। अगर लास्ट मंथ 22 मई 22 मई को देखें तो बायोडाइवर्सिटी डे था। तो ऑथर ने वही कहा कि लेकिन हमने मतलब 2000 से अभी तक लगभग 7% की ग्लोबली वी हैव लॉस्ट द फॉरेस्ट, इंटैक्ट फॉरेस्ट 7% इंटैक्ट फॉरेस्ट हमने लूज किए हैं फ्रॉम 2000 टिल टुडे इन द ग्लोबल लेवल। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस है ये फॉरेस्ट को लेकर के, और हमको जहाँ पे और ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, वहीं पे कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है, ठीक है ना। तो प्रिजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली रेलिवेंट टू अवर सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वेलबींग। तो ऑथर ने कुल मिलाकर के क्या, अगर हम इन्वायरमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं तो दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ अवर सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वेलबींग, है ना। हमारी ही प्रोटेक्शन होगी अगर हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ऑथर ने इन्वेस्टमेंट के लिए कहा है कि इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जिसमें कि 2018 में प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, यानी कि PMSTIAC, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल थी, which was in consultation with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and other ministries, approved an ambitious mission। तो अब ये जो PMSTIAC है 2018 में, इसने मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट के साथ मिलकर के एक मिशन अप्रूव किया था, जिसको कहते हैं मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग, मिशन ऑन, नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग। अब इस मिशन के अंतर्गत देखो क्या था, दिस वॉज द मिशन विच विल स्ट्रेंथन द साइंस ऑफ रिस्टोरिंग, कंजर्विंग एंड सस्टेनेबली यूटिलाइजिंग इंडियाज नेचुरल हेरिटेज। तो इंडिया के जो नेचुरल हेरिटेज है उनको सस्टेनेबल कंजर्व करना और सस्टेनेबली यूटिलाइज करना। देन बायोडाइवर्सिटी को की मानना फॉर द डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, मतलब कि उसको कंसीडर करना ज़रूरी है। डेवलपमेंटल प्रोग्राम ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के चक्कर में बायोडाइवर्सिटी का नुकसान ना हो, ये प्रोग्राम था। देन इकोसिस्टम सर्विसेज क्या क्या मिल रही हैं, हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बायो इकोनॉमी के ऊपर क्या है, बायो इकोनॉमी क्या होती है, मतलब बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उनको भी स्टडी करना। देन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है, ठीक है ना। सिटीजन एंड पॉलिसी ओरिएंटेड बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें इस मिशन के अंतर्गत डिज़ाइन की गई हैं, ठीक है ना। और ये हमको न केवल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा, बल्कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी अचीव करने में मदद करेगा। तो दिस इज द थिंग विच ऑथर हैज सेड इन दिस आर्टिकल। तो ऑथर ने कुल मिलाकर के वही कहा है कि ये सारी चीज़ें हमको करने की जरूरत है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा वन हेल्थ प्रोग्राम जिसमें कि हम एनिमल और नेचर, एनिमल एंड ह्यूमंस, इन तीनों को इंटीग्रेट करके एक स्टडी करते हैं, वन हेल्थ बोलते हैं उसको। वन हेल्थ प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करने की जरूरत है। अगर हमने वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर्मुलेट कर दिया तो पैंडेमिक जैसी चीज़ें जो फ्यूचर में होंगी, अगर होती हैं, तो हम उनसे सेफ गार्ड कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट जो ऑथर ने दिया है वो दिया है कि हमको एक कैडर डिजाइन करने की जरूरत है ह्यूमन रिसोर्सेज का कैडर, जो कि वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को पूरा करने में हमारी मदद करेंगे। तो एक हमको क्या जरूरत पड़ गई, स्ट्रॉन्ग एक कैडर बनाने की जरूरत पड़ गई, ह्यूमंस की एक कैडर बनाने की जरूरत पड़ गया है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ऑथर ने इसका जिक्र किया है। तो दैट इज़ द थिंग एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल एज वेल। आगे मूव करते हैं, DAC नॉड फॉर बिल्डिंग 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स। अब DAC ने 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाने के लिए नॉड कर दिया है। अब DAC क्या है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाया कौन हेड करता है, तो याद रखिएगा डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कौन हेड करता है, डिफेंस मिनिस्टर। अब ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल काम क्या करती है, एक्विजिशन, मतलब कि क्या नई चीज़ें डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक्वायर करनी है उसके रिगार्डिंग में अप्रूवल देती है, डिफेंस
एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस से रिलेटेड कौन कौन से आइटम्स को डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक्वायर करना है उसके अप्रूवल देती है। तो इसको हेड कौन करता है? डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है, ये आप याद रखेगा, ठीक है ना। और एक और होती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, जिसको हेड कौन करता है? उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, डीएसी को डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है। अब ये जो प्रोग्राम है इसमें अभी अप्रूवल जो मिला है वो 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स को एक्वायर करने का मिला है अंडर प्रोजेक्ट 75I याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 75I है, उसके अंतर्गत ये 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स एक्वायर की जाएंगी। अब ये इंडिजनाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75I, ये इंडिजनाइजेशन है, लोकली हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। और ये जो है ये एसपी मॉडल यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पे बेस्ड है। ये जो अप्रूवल है ये एसपी मॉडल यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पे बेस्ड है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल क्या होता है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल जो है वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रोक्योरमेंट किस तरीके से होंगे उनके एक पूरे रूल्स दिए गए हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स बोलते हैं। तो डीपीपी के अंतर्गत एसपी मॉडल का मतलब है कि रोल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री शुड बी प्रमोटेड, रोल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री शुड बी प्रमोटेड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड बिल्डिंग अ डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो हमको एक डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है और रोल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग में उसको बढ़ाने की जरूरत है। दिस इज व्हाट एसपी मॉडल यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल इज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव कर सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन ऑल्सो मूव विद मी। एएआई प्रपोजेस सैलरी डिफरल रिवोकेशन ऑफ पर्क्स। अब यहाँ पे कोविड-19 में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, तो एएआई ने कुछ सजेशन दिए कि उनके स्टाफ की सैलरीज जो है वो डिफर कर दी जाए, रिवोकेशन ऑफ पर्क्स को रिवोक कर दिया जाए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एएआई की बात करेंगे। एएआई जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है। एएआई क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी एक्ट के थ्रू बनी होगी और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत ही आती है। अब ये एएआई जो है ये बनी कब थी? 1995 में ये बनी थी, 1995 में बनी थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और ये एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है? एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि इंडियन एयर स्पेस एंड एडजॉइनिंग ओशियानिक एरियाज में भी लागू होता है। इंडियन एयर स्पेस में प्लस ओशियानिक एरियाज के ऊपर भी जो एयर स्पेस है वहाँ पे एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये क्रिएट, अपग्रेड, मेंटेन एयरपोर्ट्स, ये सब तो आपको पता होगा कि एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा कुछ हैंडल करती है काम, ठीक है ना। बाकी याद रखिएगा 1995 में ये बना था। आगे मूव करते हैं। आईएनएस संधायक डीकमीशन। तो आईएनएस संधायक जो है वो डीकमीशन हो गया है। आईएनएस संधायक का याद रखना है हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप था, ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप था जो कि इंडिजिनसली बना हुआ था। याद रखेगा, इट इज द हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप विच वॉज इंडिजिनसली मेड। तो ठीक है ना, आईएनएस संधायक याद रखेगा। और ये किस पे बेस्ड है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे पे बेस्ड है। अब हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मतलब क्या था थोड़ा मैं आपको बता दूं। इट इज द बेसिकली साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर्स विच अफेक्ट द मैरीटाइम नेविगेशन। हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मतलब है उन चीज़ों को पढ़ना, उन चीज़ों को समझना जो कि मैरीटाइम नेविगेशन यानी मैरीटाइम मूवमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं या अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। जो भी जैसे ऑयल ड्रिलिंग को ही या ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन, इन सब में आपको हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने की जरूरत पड़ेगी। या आपको देखना पड़ेगा कि कितनी इसमें डेप्थ है, कहाँ पे इसके नीचे अंडरग्राउंड कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है। तो एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे में आप ये सारी चीज़ें करते हैं, कोई वेल तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, ठीक है ना। अब आईएनएस संधायक कुछ कुछ बड़े मिशंस में पार्टिसिपेट कर चुका है, जैसे कि यहाँ पे ऑपरेशन पवन लिखा हुआ है। ऑपरेशन पवन था फॉर असिस्टिंग द इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज इन श्रीलंका इन 1987। ये मिशन भी याद रखना, ऑपरेशन पवन जो कि पीस कीपिंग मिशंस को असिस्ट करने के लिए था इन श्रीलंका 1987। देन ऑपरेशन सारंग, सारंग ऑपरेशन था। इसके अलावा ऑपरेशन रेनबो, ऑपरेशन रेनबो था फॉर रेंडरिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पोस्ट 2004 सुनामी। तो 2004 सुनामी का ऑपरेशन रेनबो था। देन आईएनएस संधायक पार्टिसिपेट किया इन द मेडन जॉइंट इंडो यूएस HADR, मैंने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज थी इंडिया यूएस की, टाइगर ट्रायम्फ नाम से। टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज में भी इंडिया यूएस HADR एक्सरसाइज थी जिसमें कि पार्टिसिपेट किया था ये आईएनएस संधायक। तो आप ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं, द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन ऑल्सो मूव विद मी।
आरबीआई एड्स हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एड विद 15,000 करोड़ क्रेडिट विंडो। अब आरबीआई ने क्रेडिट विंडो ऐड की है 15,000 करोड़ की, किसके लिए? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर क्या होता है? ऐसा सेक्टर जिसमें कि मतलब पीपल टू पीपल कांटेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा हो, है ना। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वहीं पे जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं हॉस्पिटैलिटी की, रहने की, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ता है इसमें होटल्स आते हैं, रेस्टोरेंट्स आते हैं, ट्रेवल एजेंट्स आते हैं, टूरिज्म आता है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। और इनको बेसिकली 3 ईयर टेनर पे लोन प्रोवाइड करने का, क्रेडिट प्रोवाइड करने का, लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने के लिए आरबीआई ने 15,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए हैं, ठीक है ना। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रेवल एजेंट्स याद रखेगा, और एविएशन एंसिलरी सर्विसेज, ग्राउंड हैंडलिंग एंड सप्लाई चेन, ये सारे, बस ऑपरेटर, कार रिपेयर, रेंट अ कार सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है ना, इवेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स, स्पा क्लिनिक्स, ब्यूटी पार्लर, सैलून्स, इन सबको इंक्लूड किया जाता है इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। आप इसको याद रखेगा सबसे पहली बात, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो वैसे जी सेक्स था, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में आई होप आपको पता हो। जैसे लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, लिक्विडिटी अगर मार्केट में कम है तो उसको बढ़ाने के लिए, और अगर ज़्यादा है तो उसको घटाने के लिए, दोनों को करने के लिए आरबीआई के पास दो मेथड्स होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास दो मेथड होते हैं। एक होता है आपका जैसे ये रेट्स को बढ़ा घटा करके, रेट्स को बढ़ाना घटाना मतलब कि रेपो रेट को बढ़ा दिया, ठीक है ना, आपका सीआरआर को बढ़ा दिया, एसएलआर को बढ़ा दिया, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को बढ़ा दिया। तो ये सारी चीज़ें करके भी आरबीआई कर सकता है। दूसरा मेथड होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? जैसे गवर्नमेंट ने एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे दिया कि आप हमको 1,000 करोड़ रुपए दो, हम आपको 1 महीने में लौटा देंगे 2% इंटरेस्ट पे, ठीक है ना। तो ये जो सिक्योरिटी है, ये जो मतलब गवर्नमेंट ने पीस ऑफ पेपर प्रोवाइड किया जिसमें उन्होंने लिख करके दिया आरबीआई को कि आप हमको 1,000 करोड़ रुपए दो, हम आपको 1 महीने बाद 1,000 करोड़ रुपए प्लस 2% इंटरेस्ट में लौटा देंगे। तो ये जो होती है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाती है, काफ़ी वैल्यू रहती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। अब आरबीआई को ये देगा, आरबीआई क्या करेगा कि 1,000 करोड़ रुपए दूसरे बैंक से लेगा, जो भी बैंक इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेने के लिए तैयार रहेगा। तो वो सपोज एसबीआई को दे दिया, उसने 1,000 करोड़ वहाँ से ले लिया, और एसबीआई के पास क्या आ गया? ये सिक्योरिटी पेपर आ जाएगा। तो आरबीआई ने वो सिक्योरिटी पेपर एसबीआई को दिया, एसबीआई ने सिक्योरिटी पेपर रखा और 1,000 करोड़ रुपए दे दिए। तो कुल मिलाकर के एसबीआई से 1,000 करोड़ रुपए निकाल लिए आरबीआई ने, तो एक तरीके से ये भी मार्केट से लिक्विडिटी खींच ली, है ना। तो इसी तरीके से जी6 का भी यही काम है, इनको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ बोलते हैं, ठीक है ना। तो आरबीआई जो ये खरीद फरोख्त करता है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, और ये तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंतर्गत आते हैं। तो दैट इज इट फॉर द डे। लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर टुडेज क्वेश्चन। जो मैंने आज के क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सीनियर केयर एजिंग, तो इसमें दोनों ही सही हैं आपका, और इस डाविंची मिशन में तीनों सही हैं। एंड लास्ट पूछा था रेड टूरिज्म में, तो चाइना। तो दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।